दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक दफ़ा फिर सेपरेटिस्ट्स, अलहदगी पसंद, आलमी ताकतों के हिदायतों पर चलने वाले लोग पाकिस्तान के इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सालमियत, सिंध की हज़ार साल तहजीब, सकाफत, कल्चर और वहदत को आलमी हिदायतों पर निशाना बनाने वाले लोग मैदान में उतर आए हैं। इंतहाई अफसोस और बदकिस्मती की बात है कि ये दोस्त, मैं इनके लिए अब भी दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे मेरे अजीज़ों, मेरे अकारिब, मेरी पार्टी, मेरे हमवतन, मेरे सिंध और पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा शाइस्तगी, मोहब्बत और अखुवत का दर्स दिया है, तरबियत की है। इसलिए मैं कोई जारहाना लहजा या जारहाना रवैया अख्तियार नहीं करूँगा। मगर ये कितनी बदनसीबी की बात है कि ये दोस्त हमेशा अप्रैल और मई के महीने आमतौर पर साल में चुनते हैं सिंध और पाकिस्तान की वहदत पे हमला करने के लिए, सिंध की शहरक, सिंध की तख्तगाह कराची के अमन अमान को तबाह करने के लिए, कराची के करोड़ सवा करोड़ लोगों की जिंदगियों को मुतासर करने और दहशत ज़दा करने के लिए ज़्यादातर अप्रैल का महीना या मई के महीने चुने जाते हैं। वो 12 मई था जब लोगों को तीतरों और परिंदों की तरह ज़बह किया गया, भूना गया। नवाज कंडरानी जैसे हमारे भाई को दर्जनों जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को पुलों की छतों से चढ़कर निकाब पोश दहशतगर्दों ने किस तरह गोलियों का निशाना बनाया, उसकी अक्कासी अगर देखनी है तो माजी के सिंध टीवी, KTN, महरान, आवाज़, दूसरे चैनल्स की नशियात देखें, तलत हुसैन की लाइव कवरेज देखें और मुख्तलिफ चैनल्स की वो फुटेजेस देखें कि किस तरह 12 मई को लोगों को एक बहिमाना दरिंदगी का इन्हीं लोगों ने, जो कल सिंध की वहदत पे हमले आवर हो रहे थे, बड़ी ढटाई, बेशर्मी और बेहयाई के साथ इन्हीं लोगों ने वहाँ इस्लामाबाद से मुट्ठियाँ दिखाई गईं और यहाँ लोगों को इन्होंने गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। और ये मई ही था जब 22 मई को मुझ पर गोलियां चलाई गईं। पान मंडी से निकलते हुए, लियारी से शाइन कॉम्प्लेक्स और सदर और प्रेस क्लब आते हुए जब मुझे निशाना बनाया गया और मेरी बहन गजाला बतूल सिद्दीकी को शहीद किया गया, सतार उनड़, शबीर बुलेदी, एजाज बलोच और सरवर बलोच को शहीद किया गया, वो मई का महीना था। और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन, मैंने उनको वार्न किया था कि आप जिस रास्ते पे, जिस सिमत में जा रहे हैं, उसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। हम जिन लोगों ने आपका इस्तकबाल किया, रेलवे स्टेशन पे देगे पकाई, मोहब्बत दी, प्यार दिया, उनको जिस तरह कराची की गलियों में आप ज़िबह कर रहे हैं, आपने जिस तरह 1 अक्टूबर 1988 को घरों पे निशान लगा लगा कर लोगों को घरों में घुसकर छोटी सी बच्ची सहरिश को भी नहीं बख्शा, अपने वालिदैन के साथ दूध पीती छोटी सी मासूम सहरिश को भी गोलियां मारी। इस रवैये से बाज आ जाए, मैंने उनको कहा था 22 मई को, मगर वो बाज नहीं है। अप्रैल, जिस अप्रैल में कल कराची में दहशतगर्दों के
मास्टरमाइंड्स ने पाकिस्तान में लोगों को बोरियों में डालकर टुकड़े टुकड़े पीस पीस कर कर छोटी बोटी रखनी है या बड़ी बोटी रखने के जुमले कहकर जिस तरह लोगों को कत्ल करने वाले लोगों ने कल तकारीर की हैं सिंध की वहदत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, उन लोगों ने इसी अप्रैल में 1990 में कराची के एक नौजवान सैयद नजीब अहमद को, जो PSF का लीडर था, उसको इसी अप्रैल में कत्ल किया था। यह अप्रैल ही था जब 2006 में इन दहशतगर्दों ने, इन दरिंदों ने नश्तर पार्क में सुन्नी तहरीक के जलसे में ब्लास्ट करवाकर 50 से जायद सुन्नी तहरीक के लोगों को शहीद कर दिया था। अब्बास कादरी साहब जैसे लोग, हाफिज तकी जैसे लोग, इफ्तिखार भट्टी जैसे लोग, दर्जनों लोगों को नश्तर पार्क में फ़कत इसलिए कि सुन्नी तहरीक एक मुतबादिल ताकत बन रही थी कराची में। ये वही लोग थे और हैं जो बज़ाहिर ड्रामे करते हैं कि हम दहशतगर्दों के माइंड से अलग हैं। ये उसी की हिदायत पे चलने वाले लोग हैं, ये उसी की बी टीम है, ये लंदन से उसी हिदायत पर अमल आज भी कर रहे हैं। इनको कैमोफ्लेज आता है, इनको आता है कि किस तरह बदले हुए हालात में नई दुकान खोलकर पुराने नाम के आगे एक या दो नुक्ते लगाकर उसी पुरानी दुकान में बेचने वाले सामान को दोबारा नई बॉटल में, नए रंग के साथ, नई पैकेज के साथ। ये वो लोग हैं जो लोग इसी अप्रैल के महीने में, इसी अप्रैल में दर्जन के करीब वकीलों को 2008 में ताहिर प्लाजा में जिंदा जला चुके थे। इसी अप्रैल जिंदा जलाना वकीलों को फकत इसलिए कि कराची बार और कराची हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इनकी दहशतगर्दी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। यह वही लोग हैं जिन्होंने 20 करोड़ भत्ते के लिए 259 लोगों को बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जला दिया। उन जिंदा जलाने वाले लोगों में कोई कश्मीर का बंदा था, कोई झुमपीर का संधी था, कोई इस्लाम कोट का संधी था। कौन था? अपने उर्दू बोलने वाले, अपने पंजाबी और पश्तो बोलने वाले भाइयों को जिंदा जला दिया। 20 करोड़ भत्ते के लिए 259 लोगों को जिंदा जलाना नाजी भी शायद इस दौर में न कर सकें। वो एन फ्रैंक की जो डायरी है, जिस तरह गैस कैंप्स में डालकर नाजियों ने यहूदियों के बच्चों को जलाया था, इसी तरह इन्होंने अपने मुस्लिम बच्चों को, अपने हम ज़बान बच्चों को, अपने हम वतन, हम शहर, हम सूबा बच्चों को, बेरोजगार एक निवाले के लिए दिहाड़ी करने वाले लोगों को, 259 लोगों को 20 करोड़ भत्ते के लिए जिंदा जलाना, ताकि एस्टेब्लिश हो जाए कि हमें जो भत्ता नहीं देगा उसके साथ ये हो सकता है, ताकि उस 20 करोड़ भत्ते के साथ कराची की सैकड़ों फैक्ट्रियां 50-50 करोड़ बगैर डरे, बगैर रुकावट के देना शुरू कर दें कि हमें भी जिंदा जलाया जा सकता है। किसके बच्चे जलाए इन्होंने? मुनव्वर सहरवर्दी कौन था जिसको उन्होंने मार दिया? उर्दू स्पीकिंग था, क्यों मारा उसको? सलाहुद्दीन कौन था? उम्मत और तकबीर का एडिटर, एक जयद सहाफी, एक दाना, एक काबिल, एक मेरिटोरियस शख्स। उसने दहशतगर्दी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक अखबार के एडिटर को कदमों में बिठाकर उससे माफी मंगवाई गई। पूरे पाकिस्तान को मोहब्बतें देने वाला, सेहत देने वाला, रहनुमाई करने वाला, जिसकी बचपन में मेरी तरबियत में, मुझे अगर आज कहा जाए कि अयाज लतीफ़ पलीजो तुम सिंधी हो और तुम्हें एजाजी शरीयत दी जाए, तो और कौन सी कौम की एजाजी शरीयत लेना चाहोगे? कौन से लोगों की, कौन सी ज़बान बोलने वालों की? तो मुझे फ़ख्र होगा अगर मुझे पंजाबी कहा जाए, मुझे फ़ख्र होगा अगर मुझे पख्तून कहा जाए, मुझे फ़ख्र होगा अगर मुझे बलोच कहा जाए। वैसे भी मैं आधा बलोच हूँ, मेरी वालदा बलोच है। मुझे फ़ख्र होगा अगर मुझे उर्दू स्पीकिंग कहा जाए, मुझे फ़ख्र होगा अगर मुझे सिन्हाली कहा जाए, मुझे फ़ख्र होगा। मैं तो अब भी चाहता हूँ कि कोई मुझे लैटिन पढ़ा दे, फाल्सस नोनो, फाल्सस नोमनी, बस
एक बात में झूठा, तमाम बातों में झूठा। वो लेटिन पढ़ाने का कोई मुझे जरिया बता दे कि वो मैं अजीम ज़बान सीख सकूं और मैं कहलवा सकूं कि मैं उस लातीनी ज़बान को बोलने में, कुछ अल्फाज बोलने में अहल हूं। फियार जस्टिटिया रोयल कोयलम, लेट जस्टिस बी डन दो हेवेंस में फॉल। मुझे कोई सिखा दे आदि आल्टरम पार्टम, नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो उर्दू तो मेरी ज़बान है, मुझे मोहब्बत है उर्दू से। तो मेरा बचपन गुजरा है नो निहाल पढ़ते हुए, इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया पढ़ते हुए। मेरे ख्वाबों में, मेरी नींदों में इमरान होता था, सफदर होता था, जूलिया होती थी, कर्नल फरीदी होता था, कैप्टन हमीद होता था। ये किरदार घूमते थे। मेरा बचपन गुजरा है मेहदी हसन की गज़लें सुनते हुए, उसके फिल्मी गाने सुनते हुए। मेरा बचपन गुजरा है फातिमा सुरैया बजिया के और हसीना मोइन के ड्रामे देखते हुए। मेरा बचपन गुजरा है हैदराबाद की उर्दू स्पीकिंग बोलने वाली गलियों में अपने दोस्तों। मेरे तमाम दोस्त उर्दू स्पीकिंग हैं अब भी। बचपन के तमाम दोस्त, शहजाद, सलीम, तनवीर, अफजल, शब्बीर, तमाम लोग, शौकत, मेरे उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं। उन गलियों में बड़ा हुआ हूं। तो उन गलियों में जो नौनिहाल रिसाला में पढ़ के बड़ा हुआ बच्चा, उस नौनिहाल के खालिक, हमदर्द दवाखाने के मालिक, हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस, हमदर्द के साइंटिफिक इदारों के मालिक हकीम सईद को आपने गोलियों से भून दिया। वो आपसे इख्तिलाफ रखता था। यह है उर्दू बोलने वाले की खिदमत। संधियों को छोड़ें, हम तो बडेरे हैं, जाहिल हैं, साईं हैं, डाकू हैं। आपने तो डिक्लेयर कर दिया है सालों से कि तमाम पश्तो बोलने वाले हमारे एमक्यूएम के भाइयों ने तो पूरी कौमों को डिक्लेयर कर दिया है कि तमाम पश्तो बोलने वाले लैंड माफिया हैं, तालिबान हैं और मंशियात फरोश हैं। तमाम पश्तून। जिस पश्तून कौम में अहमद फराज पैदा होता है, जिसमें डॉक्टर परेशान खटक पैदा होता है, उस पश्तून खुशहाल खान खटक की कौम को, गनी खान की कौम को, खान अब्दुल गफ्फार खान की कौम को आपने बना दिया है दहशतगर्द, लैंड माफिया, मंशात फरोश और तालिबान। ये नहीं कहते आप कि उनमें से चंद तालिबान हो सकते हैं, चंद दहशतगर्द हो सकते हैं। पूरी कौम एक शानदार कौम है। आपने तमाम पंजाबियों को बना दिया है एजेंसियों का एजेंट। फैज अहमद फैज हो, बुले शाह हो, प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद हो, ये तमाम लोग, प्रोफेसर जमील उमर हो, ये तमाम लोग आपकी नजरों में एजेंसियों के एजेंट हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। तमाम बलोच, जाम दुर्रक की कौम के बलोच, गुलखान नसीर की कौम के बलोच, गयूर बलोच, पाकिस्तान का असासा बलोच, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज, गैरत वाले, जां फरोश बलोच, उनको आपने डिक्लेयर कर दिया मंशियात फरोश और गैंगवार। जो बलोची बोलता है वो गैंगवार है, मंशियात फरोश है। और 5000 साल तहजीब वाले, जब दुनिया को बुनना नहीं आता था तब बुनना सिखाने वाले, जो सुमेरियंस को आर्किटेक्ट्स भेजते थे, जो कपड़ा बनाना जानते थे, जिन्होंने आटा पीसने की इजादात की, जिन्होंने दुनिया को सिविलाइजेशन दी। जब दुनिया के पास नहाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके पास बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस पर नहाने के तालाब थे मोहनजोदड़ो में। उस 5000 साल तहजीब की रिवायतों के अमीन सिंधी कौम को आपने डिक्लेयर कर दिया है डाकू, साईं, फकीर, बडेरा। 7 करोड़ सिंधी जो भूखे मर रहे हैं वो बडेरे हैं। 7 करोड़ सिंधी जिनके पास पीने का पानी नहीं है वो बडेरे हैं। वो लूट के खा गए हैं आपके हिस्से को। जो इस्लाम कोर्ट में किसान बैठा है जिसने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, वो आपके हिस्से के पैसे लूट के ले गया है। जो बैठा है ओगाही और तेगानी तकरारों का शिकार बनने वाला गरीब मिस्कीन, जिसके गांव में न स्कूल है न हॉस्पिटल है, जिसके सर पर कपड़ा नहीं है, जिसकी बीवी, बेटी और मां का दुपट्टा फटा हुआ है, वो आपके वसाइल खा गया। आप
जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं जनरल असलम बेग के रूप में, जो पहला वजीर आजम बनते हैं लियाकत अली खान के रूप में, जिनके गवर्नर रहे हकीम सईद, बेगम राना लियाकत अली खान, जिनका अभी गवर्नर बैठा हुआ है इमरान इस्माइल साहब, जिनका इस वक्त भी सदर है डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनका पहले भी सदर था ममनून हुसैन, जिनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग, जिनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनका मोइनुद्दीन हैदर जनरल, उस सिंधियों का जो सिपाही होते हैं रेंजर्स में और फौज में, जो रेंजर्स और फौज के सिपाही की हैसियत से भी अपने वतन की हिफाजत करते हैं, जिनकी लाशें आती हैं और उनकी माएँ फ़ख्र करती हैं कि वतन के हिफाजत के लिए लड़े, वो सिंधी आपके हुकूक खा रहे हैं। आप जो एम्बेसडर्स हैं, आप जिनके पास फार्मास्यूटिकल्स, कारपोरेट सेक्टर, बैंकों की सरबराही है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कराची पोर्ट ट्रस्ट, बिन कासिम, पाकिस्तान रेलवे, पीटीसीएल के सरबराह हैं, तमाम बैंक्स की आपके पास सरबराहियां हैं, आप जिनके एक चिट्ठी पर अमेरिकन और बरतानवी और यूरोपियन सफारत खाने वीज़ा इशू करते हैं, जिनके ब्लैक वीज़ा फॉर्म्स 90 पे भरे जाते थे और सैकड़ों के तादाद में आपको वीज़ा इशू होते थे एक एक हफ्ते में आपके कारकुनान को, वो बेचारे महरूम हैं। और रत्तो देरो का सिंधी जो एड्स का शिकार है, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे इलाज न होने की वजह से, ख़राब खून की वजह से, डिस्पोजेबल इंजेक्शन्स न इस्तेमाल की वजह से, रत्तो देरो, नौ देरो, लाड़काना वज़ीर आज़मों के ज़िले में वो एड्स का शिकार हैं, वो सिंधी मौजे कर रहे हैं। जिनकी बच्चियाँ अगवा हो रही हैं वो मौजे कर रहे हैं, जिनकी बीबी मर रही है, जिनकी तानिया खास के लिए मर रही है, जिनकी खतीजा खोखर मर रही है, जिनकी असमत खाने जो मर रही है, वो सिंधी ऐश कर रहे हैं। जिनकी रिंकलें, लताएं, रीना, रवीना अगवा हो गई, वो सिंधी अयाशी कर रहे हैं। वो डाकू हैं, वो साईं हैं, वो बडेरे हैं और वो आपका हक छीन रहे हैं। और हकीम सईद को भी उन सिंधियों ने मैंने आके कत्ल किया था। कंदकोट से काफले निकले थे, उन्होंने सलाउद्दीन को आके मारा था। आए थे ठट्टा से लोग, बदीन से, रानीपुर से, शादी लाज से और कढ़ण से, वो आए थे खिपरों से काफले, उन्होंने आके बल्दिया फैक्ट्री में 259 लोगों को जला दिया। उन्होंने आके एनईडी यूनिवर्सिटी और दाऊद की तालीम तबाह कर दी। अंदरून सिंध जिसको आप कहते हैं, अंदरून सिंध, आप बैरून सिंध में हैं। और कुछ वक्त के बाद आप कहेंगे हम बैरून पाकिस्तान हैं। फिर आप कहेंगे अमेरिका और इजराइल की मदद से कि कराची पोर्ट हमारे हवाले किया जाए। फिर आप कहेंगे रेफरेंडम करवाएं। फिर आप कहेंगे कि कराची के लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। फिर कहेंगे कि हमें नया मुल्क बना के दिया जाए। और फिर आपके आलमी ताकतें हवारी आपके नेवी लेके पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होंगे। ये है ना मंसूबा। तो ये सब मजालिम तो कराची पे हमने किए हैं। एनईडी और दाऊद की और एसएमसी की, इन तमाम की तालीमात हमने तबाह कर दी। 1988 से आप इक्तदार में रहे मेरे भाई। 1988 से 2014-15 तक कितने साल हैं, गिने तो सही। 30-35 साल हुकूमत मुसलसल। पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी वक्फा आया है, लीग आई थी, मगर आप तो पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, आप लीग के साथ भी थे, अब आप पीटीआई के साथ भी हैं। आप मुशर्रफ के साथ भी थे, आप ज़िया उल हक के साथ भी थे, आप नवाज शरीफ के साथ भी थे। बेनज़ीर भुट्टो साहब आपके पास तशरीफ ले गई। सिंध के तमाम कौम परस्त आपके पास अजीज़ाबाद पे आके आपके पास सरबसजूद हुए। आपके साथ सिंधी जिन मज़ार कायद के पास सिंधी कौम परस्त क़यादत आपके साथ बैठी हुई थी। आपके सिंधी कौम परस्त क़यादत आपके साथ नायब नाज़िम बनी हैदराबाद में। तमाम कौम परस्त आपके साथ, बेनज़ीर साहबा, आफ्ताब शोबान मीरानी, कायम अली शाह, वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह, तमाम आपके 90 पे, नवाज शरीफ 90 पे, इमरान खान साहब आपको नफीस बंदा डिक्लेयर कर रहे हैं। आप जो सिंध के तोड़ने की बात कर रहे हैं उनको नफीस डिक्लेयर किया जा रहा है। मैं इस मौके पर मुतालबा करता हूं पीटीआई की वफाकी हुकूमत से कि फौरी तौर पर सिंध और पाकिस्तान के तोड़ने की साजिश करने वाले लोगों को हुकूमत से अलग किया जाए। पीटीआई फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत से कल रात जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की है, मैं पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कह रहा हूं, सिंध के तोड़ने की नहीं। क्यों कि सिंध से कराची अलग करके उसको आलमी ताकतों के हवाले करना है और उसको एक नया इजराइल बनाना है हमारे बॉर्डर्स पे। तो मैं इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहा हूं कि एमक्यूएम को,
वफाकी हुकूमत से अलग किया जाए। और मैं पीपुल्स पार्टी से मुतालबा कर रहा हूं कि तकारीर न करें, खुदा के वास्ते सिंध कार्ड खेलने की तकारीर न करें। सिंध असेंबली का इजलास बुला के यह डिक्लेयर किया जाए कि जो सिंध की तकसीम का मुतालबा करेगा, देखें जिस तरह मजहबी कवानीन है, कोई घुमा फिरा के भी बात करता है तो उसकी पकड़ होती है, उस पर गिरफ्त हो जाती है कि इसने मजहब के शान में गुस्ताखी की है या नहीं। पाकिस्तान में अभी भी पिछले दिन खातून के हवाले से आवाज बुलंद हुई कि उन्होंने कुछ कह दिया है, फिर उन्होंने वजाहत भी की। उससे पहले गवर्नर, वफाकी वुज़रा, उन पर इल्ज़ाम लगा तौहीन मजहब का, लोग कत्ल हो गए। सलमान तासीर, शहबाज साहब और उधर मिशाल खान। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के आइन और अफवाज पाकिस्तान अदालतों के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो सिंध असेंबली को मैं दावत देता हूं और मुतालबा करता हूं और उसके अर्ज करता हूं कि कम फॉरवर्ड, वी डोंट नीड स्पीचेस, वी डोंट नीड योर भाषण एनी मोर। तकारीर न करें, सिंध असेंबली आके करारदाद मंजूर करे और लॉ बनाए कि जो सिंध की तकसीम की बात करेगा वो आर्टिकल 6 के तहत बगावत के मुकदमे का हकदार होगा। और सिंध हुकूमत तमाम SHOs को ये डायरेक्शन दे, वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर हिदायत जारी करें सिंध के तमाम SSPs को, SHOs को, कि जिस तरह मजहब के हवाले से वजीर आला को नहीं जाके केस दाखिल करना पड़ता तौहीन मजहब का, कोई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बोले तो वजीर आला और गवर्नर नहीं जाते, वहां का SHO केस दाखिल करता है, SSP करता है। तो SHO और SSP को हिदायत की जाए, रिटन नोटिफिकेशन दिखाएं सिंध के लोगों को। तकारीर नहीं चाहिए, या हाथ हिला के तकारीर कर रहे हैं, बयानात जारी कर रहे हैं, बयानात नहीं चाहिए। आप आकर सिंध हुकूमत कानून साजी करके हिदायत जारी करे कि जो सिंध की तकसीम की बात करेगा वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर, सिंध की इंटेग्रिटी पर हमले आवर है, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज होगा। और उसमें चूंकि वह पाकिस्तान में नफरतें और वायलेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को डिवाइड करने की बात कर रहा है, इसलिए उसके खिलाफ टेररिस्ट एक्ट लगाया जाए और उनको फौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चले जाए। मैं मुतालबात कर रहा हूं सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, कॉम्प्रेस पार्टियों से, जमा इस्लामी से, JUI से, PTI से, PMLN से, फंक्शनल लीग से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपना मौक़िफ़ वाज़े करें और वो ऐलान करें कि MQM से कोई तावन, कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू उस वक्त तक नहीं होगी जब तक MQM ऑफिशियली अनाउंस न करे कि वो सिंध के तोड़ने के बात पे माजरत करते हैं, माफी लेते हैं और आइंदा कभी इस किस्म की बात नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, आपके इस एक भाई ने एक दफा पहले भी लंदन की APC में जब नौजवान था मैं, तब जाके मियां नवाज शरीफ और सफर अब्बासी और नाहिद खान और यूसुफ रजा गिलानी और काजी हुसैन अहमद और इमरान खान और असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान, इन तमाम लीडरशिप की क़यादत में इस शख्स ने APC में मुतालबा किया था कि दहशतगर्दों के साथ आइंदा कोई इत्तेहाद नहीं करेगा, जिस नुक्ते को सबने तस्लीम किया और फिर पीपल्स पार्टी ने वायोलेट किया था। तो मैं ये वाज़ह कर देना चाहता हूं कि बयानात और तकरीरें नहीं चाहिए। वाज़ह अल्फाज में आके कहें कि हमने माफ़ी मांगते हैं और हम आइंदा इस किस्म की कभी मुतालबात नहीं करेंगे और उसके साथ कानून साजी होनी चाहिए। दोस्तों, इन लोगों ने कराची में किस किस को निशाना नहीं बनाया? ANP, सुन्नी तहरीक, कौमी अवामी तहरीक, JUP। आप जाके शाह अवैस नूरानी से पूछें कि उनके लोगों के साथ क्या हुआ है। आप सरवत एजाज कादरी से पूछें, आप शाही सैयद से पूछें, आप जाके सिराजुल हक साहब से, प्रोफेसर गफूर के रुफ़का से, मुनव्वर हसन साहब के रुफ़का से पूछें कि डॉक्टर परवेज़ महमूद शहीद को किस तरह गोलियां मारकर निशाना बनाया गया, शहीद किया गया कि वो फ़कत दहशतगर्दी की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलते थे। परवेज़ महमूद जैसा नर्ल शख्स जो 22 मई को मेरे साथ चल रहा था कराची की गलियों में और मुझे कह रहा था, अयाज साहब मेरे दिन गिने जा चुके हैं, दहशतगर्द मुझे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों,
एमक्यूएम के मुतालबात क्या है, थोड़ा इस पर गौर करें। क्या मुतालबात है एमक्यूएम के, क्या कहती है? हमें ड्यू शेयर चाहिए, मैं भी कहता हूं ड्यू शेयर मिलना चाहिए। किसको? आम उर्दू स्पीकिंग लोगों को, वो हमारे भाई हैं। यह फर्क समझना होगा कि एमक्यूएम अलग चीज है, आम उर्दू स्पीकिंग अलग है। जिस तरह पीपल्स पार्टी तमाम सिंधी नहीं है, जिस तरह नवाज लीग तमाम पीएमएलएन नहीं है, जिस तरह इमरान खान या असफंद यार वली तमाम केपीके या पश्तून लोग नहीं है, इसी तरह आम उर्दू बोलने वाला तो मोहब्बतें करने वाला है। जो हलीम बेच रहा है, जो कालीन के कारखाने में काम कर रहा है, छोटा उर्दू बोलने वाला मासूम बच्चा जिसकी मां उसका इंतजार कर रही है कि वो आएगा और अगले दिन के लिए रोजी रोटी हो सकेगी, वो आम उर्दू बोलने वाला जिसकी दुकान पे अब कारोबार नहीं हो रहा महंगाई की वजह से, जिसके पास 3 टाइम की रोटी के लिए पैसे नहीं है, उनको 30 साल में, 31 साल में 88 से लेकर क्या दिया है एमक्यूएम? महातीर मोहम्मद 5 साल में तब्दील लाता है, शेख मोहम्मद दुबई को तब्दील कर देता है, रेगिस्तान को। आपने क्या किया? ये जैसंड्रा ने न्यूजीलैंड का आलमी तशख्खुस ही बदल दिया 15-20 दिन के अंदर। न्यूजीलैंड एक आलमी मैटर करने वाला मुल्क बन गया। कनाडा के वजीर आजम ने शनाख्त तब्दील कर दी। आपके पास 31 साल हुकूमत थी। हम तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी में, हम कहते हैं मगर जब के शाह में कोई मसला होता है, मेरे मुंह से सुना है कि मैंने कहा के शाह में पानी नहीं है, एमक्यूएम या अल्ताफ हुसैन साहब या वसीम अख्तर साहब, मेरे भाई बाबर गौरी साहब, मेरे भाई फारूक सत्तार साहब, मेरे भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मेरे भाई आमिर खान साहब जिम्मेदार हैं कि ठारू शाह में पीने का पानी नहीं है, या कश्मीर में यूनिवर्सिटी नहीं है, या नंगर पार्कर में किसी अकलियती भाई के घर पे हमला हुआ है। मेरे मुंह से कभी सुना है कि एमक्यूएम जिम्मेदार है? कभी नहीं कहूंगा मैं, कोई सिंधी लीडर नहीं कहेगा। वो कहेंगे पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है, वो कहेंगे लीग की हुकूमतों की वजह से हुआ है। माजी में जितनी पीपल्स पार्टी की, लीग की, जियाउल हक की, मुशर्रफ की, जितनी डिक्टेटरशिप्स की हुकूमतें थी, वो सब जिम्मेदार हैं सिंध की तबाही की। और ये 11 साल से पीपल्स पार्टी बैठी है। तो आप कराची की गलियों को अमन नहीं दे सके, कराची में मेरिट नहीं ला सके, कराची में कारोबार की फिजा नहीं पैदा कर सके, कराची को मजीद इंडस्ट्रियलाइज न कर सके, कराची में अच्छे रोड नहीं बना सके, कराची को साफ पानी नहीं दे सके, कराची को ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे सके, तो इसका कसूर है मेड़, वाह, इसका कसूरवार मेड़ है, जोई है, इसका कसूरवार जाति है, ढोरो नारो है, चूड़ जमाली कसूरवार है इसकी कि कराची के अजीजाबाद में या लाइंस एरिया में या गुलशन इकबाल में या नाजिमाबाद 31 साल से हुकूमत में एमक्यूएम। जिस दौर में आपको काम करना था, उस जमाने में आप टमाटर पे भाई की तस्वीरें देख रहे थे। जिस वक्त आपको काम करना था, टमाटर पे भाई की तस्वीर नजर आई है, भिंडी पे भाई की तस्वीर नजर आई है। उस जमाने में आप झाड़ू रास्ते पे फेर कर तस्वीरें खिंचवाते थे। टेलीफोन के लिए आप कुरंदाजी करते थे कि हजारों लोग जमा करके टेलीफोन के लिए पर्ची निकल रही है, वाह भाई वाह, जिंदाबाद भाई वाह। उस जमाने आपको काम करना था, आपने काम नहीं किया, आपने डिलीवर नहीं किया। उर्दू स्पीकिंग भाइयों को आपने डिलीवर नहीं किया, आपने उर्दू स्पीकिंग को मरवाया। ये सुन्नी तहरीक के, ये नवाज लीग के, ये पीटीआई के, ये पीपल्स पार्टी के, ये मरने वाले मुनव्वर सोहरवर्दी तो उर्दू स्पीकिंग था ना, कसूर था पीपल्स पार्टी था। मुराद को, बलोच को मरवाया, चले ठीक है, वो सिंधी स्पीकिंग था, मगर मुनव्वर सोहरवर्दी तो उर्दू स्पीकिंग था। सैयद नजीब अहमद तो उर्दू स्पीकिंग था, डॉक्टर परवेज महमूद तो उर्दू स्पीकिंग था, हकीम सईद तो उर्दू स्पीकिंग था, सलाउद्दीन तो उर्दू स्पीकिंग था। क्यों मरवा दिया इनको? चले एएनपी के लोग मरवा दिए आपने, ठीक है, पश्तून थे, सिंधी मरवा दिए। एएनपी का उबैदुल्ला यूसुफजई मार दिया, जो उनका सिक्योरिटी का इंचार्ज था, पश्तून था। उर्दू स्पीकिंग को क्यों मारा आपने? ये मैं आपसे वैसे ही सवाल पूछ रहा हूं जैसे मैं सिंध के लोगों से पूछता था जब सिंध यूनिवर्सिटी में बायकाट करते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी में, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में, नवाब शाह और शाह लतीफ में तुलबा को मारते हैं जो गुंडे, तो वो गुंडे पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग और पश्तूनों को थोड़ी मार रहे होते, वो सिंधियों को मार रहे होते हैं। अगर कासिमाबाद में आप भत्ता मांग रहे हैं सिंधी दहशतगर्द आके, सिंधी लुटेरे और डाकू, सिंधी भत्ताखोर, सिंधी कौमपरस्त, तो वो सिंधियों से मांग रहे हैं। वो उर्दू स्पीकिंग को क्या कर रहे हैं? कासिमाबाद का कारोबार तबाह करेंगे, हदीद का कारोबार तबाह करेंगे, सखर और मीरपुर खास और नवाब शाह में कारोबार नहीं चलने देंगे, बसों वालों से भत्ता मांगेंगे, शराब के जाके अड्डों से जबरदस्ती शराब लेंगे, दुकानों से जबरी मंथरी लेंगे, तो वो उर्दू स्पीकिंग को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? सिंधियों को तबाह कर रहे हैं।
तो आपने इसी तरह आपके मोहल्लों में, आपने गलियों में, आपके सेक्टर, जोनल और यूनिट इंचार्ज ने उर्दू स्पीकिंग को तबाह किया। आप मुतालबात कर रहे हैं कि हमें, आप कोटा सिस्टम की बात करते हैं। कोटा सिस्टम सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया, यूपी में मुस्लिम लीग ने इंट्रोड्यूस करवाया, यूनाइटेड प्रोविंस में, सीपी में करवाया, सेंट्रल प्रोविंस में, कि मुसलमानों को कोटा मिले। अब भी यूपी में कोटा है 4.5% मुस्लिम्स के लिए, 27% अकलियतों के लिए इंडिया में। अब भी रिजर्वेशन लॉ के तहत इंडिया में अलग से कोटा है जो अप्रेस्ड और जिनके पास मौके नहीं है उन लोगों के लिए। 1948 के सितंबर में पाकिस्तान में सबसे पहले कोटा सिस्टम लियाकत अली खान लाया और कोटा में सबसे पहले बंगालियों को शेयर मिला। आप कर दें, मैं आपसे मैं खुद कोटा सिस्टम की मुखालफत करूंगा आपके साथ मिलकर। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं उर्दू स्पीकिंग भाइयों से और वफाक पाकिस्तान से और कराची से और हैदराबाद से और लाड़काना और सखर के तमाम अहले सरवत और अहले इक़्तिदार से कि आप डिप्लो में दे दें ग्रामर स्कूल जैसे स्कूल, आप दे दें शाहपुर चाकर में सिटी और बीकन हाउस जैसे और फाउंडेशन जैसे स्कूल, आप दे दें आवा खान जैसी हॉस्पिटल्स शिकारपुर में, दे दें आप वारह में और कंबर में कराची जैसा बैंकिंग सेक्टर, कराची जैसा कारपोरेट सेक्टर, इंग्लिश तालीम, आईटी सेंटर्स वहां दे दें, कंप्यूटर लैब्स वहां दे दें, पढ़ने के मौके वहां दे दें, बड़ी हॉस्पिटल्स वहां दे दें, कराची जैसी, लियाकत जैसी, सिविल जैसी, आवा खान जैसी, साउथ सिटी जैसी हॉस्पिटल्स। फिर उन्हें कहें कि भाई मेरिट पे मुकाबला होगा। वहां पीने का पानी नहीं है, वहां स्कूल में गधे बंधे हुए हैं। आप कहेंगे सिंधी साईं बडेरा ने किया है, तो ये जब सिंधी के साथ जुल्म हो तो साईं बडेरा ने किया है, और जब कराची में उर्दू स्पीकिंग के साथ कोई इस्तेसाल या जुल्म हो तो वो भी साईं सिंधी बडेरे ने किया है। 31 साल से कराची में इक़्तिदार में आप हैं, तो कराची में भी साईं बडेरा आया वहां से, और साईं बडेरा आके मुराद अली शाह बडेरा आया, पीर सदरुद्दीन शाह बडेरा आया, कायम अली शाह बडेरा आया, आफ्ताब शोबान मीरानी बडेरा आया, मुर्तजा जतोई बडेरा आया, जुल्फकार मिर्जा बडेरा आया, सफदर अब्बासी और अरबाब रहीम और महर बडेरे आए, और आए पीपल्स पार्टी वाले, ये लीडरशिप मंजूर वसाण और निसार खोड़ो, ये बडेरे आए, ये अजीजाबाद के ड्रेनेज के पैसे खा गए, ये नॉर्थ नाजिमाबाद के पैसे खा गए, बडेरे आए। 31 साल से आपके मर्जी के बगैर परिंदा नहीं हिल सकता कराची में। आप 1 2 3 करते हैं और आप कहते हैं टीवी बेच के हथियार ले लो, तो लोग ले लेते हैं। और ये बडेरे आए आपकी ड्रेनेज के, आपके रोडों के, आपके ट्रांजिट रेलवे के, आपके वसाइल के पैसे सब बडेरे खा गए। धोखा मत दें, बेवकूफ मत बनाए। सिंधियों को बेवकूफ नहीं बना रहे, आप उर्दू बोलने वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं बन रहे। कल जिस तरह आपका 66% जलसा खाली था, उन जलसों में जहां तिल धरने की जगह नहीं होती थी वहां 66-70% कुर्सियां खाली थी। यह पैगाम है कि उर्दू बोलने वाले समझ गए कि आप क्या कर रहे हैं। उनके साथ आपने पता क्या किया, आपने उर्दू बोलने वाले जो सबसे ज्यादा काबिल थे पढ़ाई में बड़ी यूनिवर्सिटीज की वजह से, उनकी तालीम को तबाह कर दिया। उर्दू बोलने वाले भाग रहे हैं। यहां हैदराबाद की जिमखाना के इलेक्शन हो रहे हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि हैदराबाद जिमखाना इलेक्शन में जितने उर्दू स्पीकिंग वोटर्स थे उनमें से बड़े तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा चले गए, मौके नहीं है, कारोबार तबाह हो चुका है, तालीम तबाह हो चुकी है। उर्दू बोलने वाले थोड़ा मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, सिंधियों की तरह फकत बैठे नहीं रहते कि हाँ देखेंगे अल्लाह मालिक के कुछ ना कुछ हो जाएगा। उर्दू बोलने वाले देखते हैं फ्यूचर की जानिब। उन्होंने देखा कि यहाँ कारोबार तबाह कर दिया है एमक्यूएम ने, और पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस खराब है। नतीजे में उन्होंने देखा कि यहां तालीम हमारे बच्चों के लिए नहीं है, वो चले गए। मगर वो बाहर जाके अमेरिकन बने हैं, वो बाहर जाके कैनेडियन बने हैं, यूरोपियन बने हैं, ब्रिटिशर्स बने हैं, जर्मन बने हैं। पाकिस्तानी भी हैं और जर्मन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और सिंगापुरियन भी हैं। उनमें से कोई मुतालबा नहीं करता आपकी तरह वसीम अख्तर साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फरूक नसीम साहब, आमिर खान साहब, उनकी तरह कोई जाके दुबई में मुतालबा नहीं करता कि भाई दुबई के लोगों, हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा यहां हो चुके हैं, इसलिए डेरा का जो इलाका है ना वह हम ज्यादा है, डेरा में हम ज्यादा है, इसलिए डेरा को जिनापुर बना दो। बर दुबई वाले लोग भले उस तरह रहे, डेरा में हम बहुत ज्यादा हो गए पाकिस्तान इंडियन,
हमें बना के दे दो। सिडनी में होमबुश के इलाके में हमें बना के दे दो पाकिस्तानियों का सूबा। सूबा यूं बस यूं मांग लें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, सिडनी में बना के दे दें। वैनकूवर में लाखों की तादाद में पंजाबी स्पीकिंग है, उन्हें कहें कि ब्रिटिश कोलंबिया को तकसीम करके पंजाबी सूबा बना दे दें। कह दें लंदन में, हांसलो में और साउथ हाल के लोगों को कि भाई हम बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं हांसलो में, हमें सूबा बना के दे दें। हमारे तो मेयर भी इलेक्ट होते हैं बरतानिया के कुछ शहरों में, ब्रेडफोर्ड में, ब्रेडफोर्ड को सूबा बना दें। जिनापुर, लियाकतपुर, कराचीपुर, कुछ भी बना दें, हम रहते हैं ना वहां पे, हमें बना दें। लिटिल इंडिया को इंडिया का सूबा बना दें सिंगापुर में, क्योंकि वहां बहुत से इंडियन रहते हैं, बना दें उसको। जैक्सन हाइट्स के इलाके को न्यूयॉर्क में, या लिटिल वर्जीनिया में जो लिटिल इंडिया का इलाका है उसको बना दें, आप सूबे बना दें। अमेरिका को एतराज नहीं होगा, वो जैक्सन हाइट्स को सूबा बना देगा। महाजिर सूबा बना दे, सिंधी सूबा बना दे। सिंधी बहुत से रहते हैं ह्यूस्टन में, तो मुतालबा करें ना ह्यूस्टन में कि सिंधी सूबा बना के दें। करें मुतालबा, जरा पता चले, करें मुतालबा, फिर देखें किस तरह आपके साथ डील करते हैं वो तमाम यूरोपियन, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, फार ईस्टर्न ममालिक। आपने कभी सुना, पढ़े लिखे लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग आम लोग काफी पढ़े लिखे हैं। एमक्यूएम के बदनसीबी है कि एमक्यूएम लीडरशिप पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम के किसी बंदे को मैंने पीएचडी करते हुए, एमफिल करते हुए नहीं देखा। कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे जो बाद में एमक्यूएम में आ जाते हैं इक़्तिदार के खातिर, मगर वो नीचे से पढ़े लिखे लोग नहीं आते, क्योंकि आम पढ़ा लिखा उर्दू स्पीकिंग एमक्यूएम में जाने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरन उनको सपोर्ट कर देता है दहशतज़दा होकर। तो एमक्यूएम के लोग को छोड़ें, उर्दू स्पीकिंग पढ़े लिखें। दुनिया में जहाज बनते हैं, दुनिया में मोबाइल फोन आता है, टीवियां बनती हैं, कंप्यूटर बनते हैं, टैंकें बनती हैं, शहर बनते हैं, गांव आबाद होते हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं। कोई 500 साल में, 100 साल में, 50 साल में नई कौम बनते सुनी आपने? इनवाइट कर रहा हूं आपको, खोलें ब्रिटानिका, एनकार्टा, विकीपीडिया, द रिसेंटली मेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दिस नेशन came into being on 20th August 1964. A new nation has been formed on 18th July 1915. बता दें जरा, नई कौम बन गई है। डब्बा है, डब्बा एक बनाया आपने मोबाइल का, सैमसंग, नोकिया फोन बन गया, ओप्पो बना लिया आपने, एक नई कौम बना दी। भाई कौम बनाई है हमने, आओ प्यारो बच्चों, आओ प्यारे बच्चों आओ, हमने कौम बनाई है नई। कौम बनते हुए सुनी है आपने 100 साल में कहीं? खोले जरा जाके, कौम कैसे बनेगी भाई? कौम को मैं थोड़ी बनाता हूं, जुबान बनते सुनी है? जुबान बन गई। एक प्यारे भाइयों, 2 हफ्ते पहले एक नई जुबान बनी है। जुबानें और कौमें एक प्रोसेस में बनती हैं, हजारों लाखों सालों की इर्तिका होती है। 60 लाख साल पुरानी ये इंसानी नस्ल है, 6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। उसमें आप कौम बन गई अचानक, और कौम बन गई और इलाका दे दो, और मतरूका सिंध है। मतरूका यानी तर्क की हुई। किसने तर्क की है भाई? सिंध किसने तर्क की है? सिंध के लोग तो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, पांव कसकर जमीन के अंदर डालकर, सिंधी में कहते हैं पैर खोड़े, हम जुड़े हुए हैं। और जो यहां से चले गए वो भी जुड़े हुए हैं, तो आज यहां नहीं है वो भी जुड़े हुए हैं, जो बैरून मुल्क गए हुए हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तर्क कैसे किया जाता है? वतन तर्क किया जाता है। वतन, कल आप मां तर्क कर देंगे, मेरी मां बूढ़ी हो गई है, सालन सही नहीं बनाती, मैंने अम्मा को तर्क कर दिया, और मैं मतरू का मां, चूंकि मैंने अम्मी को तर्क किया है, और मेरी 60 साल अम्मी तर्क करने के बाद मैं अब नॉर्थ नाजिमाबाद शिफ्ट हुआ हूं सखी पीर से, इसलिए यहां जो 60 साल अम्मी बैठी हुई है बूढ़ी, वो मतरू का मां है, उसका बच्चा चला गया है, जंग में शहीद हो गया है, वो मतरू का मां मुलाजिम करके मुझे दे दो, मुझे सालन बना के दे। बीवी मेरी चली गई है खुला लेके, तो अब दूसरे की बीवी मोहल्ले में रहती है, वो मतरू का बीवी है, वो मुझे ला के दे दो। ये रास्ते पे गुजर रहा है बच्चा, इसका बाप मर गया, या मतरू का बच्चा है, ये बच्चा मुझे ला दो, ये बस मतरू का है, इसका मालिक गुम हो गया है, ये मतरक की हुई बस है, मुझे लेके तो दिखाएं, मोटरसाइकिल तो लेके दिखाएं, रास्ते से उठाए कि मतरू का मोटर बाइक है,
भाई कौमें, वतन, मजहब, ईमान, प्यार, मोहब्बत, अखुवत ये मतरूका नहीं होते। 2 नंबर लोगों के लिए तो हर चीज मतरूका हो सकती है। चाहे, मैंने पहले भी कहा है, चाहे तो ईदी होम से मिला हुआ बच्चा जिसके घर जाए, चाहे तो कहे कि ये हजारों सालों से मेरी माँ है, मैं इसका बच्चा हूं, चाहे तो कहे कि वो जिस तरह लतीफा होता है कि 9 महीने मुख्य पेट में रखा है, उन्हें जो भाड़ो गिनी गिन, यानी माँ को बच्चा कहे 9 महीने तुमने मुझे पेट में रखा है, उसका किराया ले लो। ये उमर शरीफ और मोइन अख्तर के लतीफ होते थे। तो आप कहते हैं आपके लिए तो हर चीज मतरूका है। कल यहां से चले जाएं। याद रखिए ये बात मैं उर्दू स्पीकिंग के लिए नहीं कह रहा हूं। उर्दू स्पीकिंग तो डॉक्टर जमील जालबी जैसे लोग, डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे लोग, अनीस हारून जैसे लोग, ये लोग तो जुड़ चुके हैं। इकबाल हैदर जैसे लोग, ताज हैदर जैसे लोग, हमारी बहन फौजिया वहाब जैसे लोग, ये जो हमारे मुर्तज़ा वहाब हैं, शैला रजा हैं, इन जैसे लोग, ये सब लोग, हसीना मोइन जैसे लोग, ये तो जुड़े हुए हैं अपने वतन से। मैं एमक्यूएम माइंडसेट की बात कर रहा हूं। तो आप ईदी होम में बच्चा बड़ा हुआ, चाहे तो कहे कि मेरे माँ बाप हैं, चाहे तो कहे कि तुमने मुझे 2 महीने 2 साल 15 साल पाला था, अब तुम, मैं तर्क कर रहा हूं तुम्हें, मैं मतरूका हूं, तुम, मैं जा रहा हूं। सिंध मतरूका नहीं है, सिंध मेरी है। सिंध आम उर्दू बोलने वाले की है, सिंध आम पंजाबी बोलने वाले की है जो यहाँ कराची में आके कारोबार करता है, हैदराबाद में कारोबार करता है। आम पश्तून की है जो रोजी रोटी के लिए है। आम बलोच की है जो हजारों सालों से यहाँ रह रहा है और अपने आप को सिंधी कहता है। और इसी तरह पंजाब, लाहौर, केपीके, फैसलाबाद, ग्वादर, ये सब मेरे भी हैं। पाकिस्तान हमारा वतन है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का, ये पूरा मुल्क हमारा है। आप चाहें तो आप कराची के बजाय आप क्यों नहीं कहते कि फैसलाबाद भी हमारा है, सक्खर भी हमारा है? आप लाड़काना को ओन करें ना, आप पूरे सिंध को, आप 1-1 इंच में ओनरशिप लें। मैं उर्दू बोलने वालों को इनवाइट कर रहा हूं, आप कराची नहीं, आप सिंध के 1-1 इंच, जिस तरह जमीन का 1 एकड़ 4 पार्टनर मिलकर लेते हैं ना, तो उसका ये कोना तय नहीं होता जब तक पार्टीशन ना हो। उस जमीन के 1-1 इंच में वो चारों पार्टनर होते हैं। आप पार्टनर बन जाएं 1-1 इंच में, आप ढोरो नौ से लेकर गड़ी यासीन लेकर कुबो सईद खान से लेकर वहां घूमते हुए आप जाके भिट भाईटी तक और आप जाके वीरावा तक सिंध के 1-1 इंच के स्टेक होल्डर बने गए। ये सब सिंध हमारा है और मैं कहता हूं कि ये सब सिंध आपका है, हम सबका है। उसको ओन करें भाई। और ये कि असेंबली करारदाद मंजूर करेगी, कोई असेंबली नहीं मानते हम। मैं वकील हूं, मैं वकील हूं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं। किसी सूबाई असेंबली को, किसी कौमी असेंबली को, किसी सेनेट को, किसी रेफरेंडम को, किसी को हक नहीं है कि इसको तकसीम कर दे सिंध को। आप कहेंगे वो नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे इस मकसद के लिए नहीं है। उनको यह मैंडेट नहीं दिया सिंध के लोगों ने, बल्कि सिंध की मौजूदा जनरेशन भी यह मैंडेट नहीं दे सकती। ये 5000 साला नस्ल दर नस्ल चलने वाले हमारे डीएनए और हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में पड़े हुए एक एक जर्रे का, एक एक बूंद का ये राइट है। ये कलेक्टिव डिसीजन है जो एक जनरेशन कर ही नहीं सकती। इस किस्म के फैसले कोई असेंबली नहीं कर सकती। क्या आप इख्तियार देंगे पाकिस्तान कौमी असेंबली को कि कल अगर 342 एमएनए कहें कि पाकिस्तान में अब यहूदी मुल्क होगा पाकिस्तान, तो क्या हम सब कबूल करेंगे? वो अगर कहें कि पाकिस्तान में बुद्ध मत अब नेशनल मजहब होगा, तो क्या हम कौमी असेंबली और सेनेट की मंजूरी की वजह से आप सब कबूल कर लेंगे? सिंध असेंबली अगर फैसला करे कि बुद्ध मत होगा रिलीजन, तो हम कबूल करेंगे? अगर पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट ये करारदाद पास कर दे कि 50 लाख तक करप्शन जायज है, 1 करोड़ तक करप्शन जायज है, उससे ज्यादा करप्शन करने वाला मुजरिम होगा, बाकी जायज है, तो क्या आप सब कबूल करेंगे? क्या पाकिस्तान की कौमी असेंबली कहे कि हम अपने बॉर्डर्स खोल रहे हैं बर्मा के लिए, ईरान के लिए, अफगानियों के लिए, कि तमाम लोग आके यहाँ सेटल हो जाएं, लाहौर और पिंडी और मुल्तान और पेशावर और कोयटा और कराची में, तो पाकिस्तान के लोग कबूल किए? ये उनका इख्तियार नहीं है, ये उनका मैंडेट नहीं है भाई मेरे। ये इख्तियार और मैंडेट आइन की रूह के खिलाफ है। हां, किसी जगह लोग आपस में तय करें, उनको कोई एतराज ना हो। मैं देखें, जब भी मुझसे सवाल हुआ हजारा का, सराइकी का, मैंने हमेशा ये कहा, मेरे जाके इंटरव्यूज देख लें, मैंने कहा ये उनकी मर्जी, हम कौन होते हैं राय देने वाले? अगर पंजाबी स्पीकिंग, सराइकी स्पीकिंग आपस में बैठते हैं और वो समझते हैं कि वाकई हजारों सालों से ये लोग यहां बसते हैं और ये खुद लाखों साल का तशख्खुस रखते हैं और 6-7 हजार साल उनकी पुरानी हिस्ट्री है, और वो आपस में बैठ के भाई तय करते हैं, दैट्स देयर हेडेक, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा अख्तियार नहीं है सिंधियों का, बलोचों का, पश्तूनों का के पंजाब के बारे में, और नहीं पंजाबियों, सिंधियों और पश्तूनों का के बलोचिस्तान के बारे में कोई फैसला करें। इसलिए
मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं उर्दू बोलने वाले भाइयों से, आम उर्दू बोलने वाले जो हक हलाल की रोजी कमाते हैं, उर्दू बोलने वाले जो लोग मेजर कलीम के तशद्दुद में मुलव्वस नहीं थे, जो लोग हकीम सईद के कत्ल में मुलव्वस नहीं थे, जो सलाहुद्दीन के कत्ल में मुलव्वस नहीं थे, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग इल्म हासिल करने वाले लोग हैं, जो लोग समझते हैं कि हम मोहब्बतों के अमीन हैं, जो लोग समझते हैं कि हम प्यार करने वाले लोग हैं, हम तालीम हासिल करने वाले, हम मेरिट पे चलने वाले लोग हैं, वो लोग ये फैसला करें कि क्या सिंध में मोहब्बतों को ग्रोथ देनी है, बढ़ाना है, या सिंध में टकराव पैदा करना है। वो लोग सोचें क्या सिंध में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बढ़ानी है और जो अमन अमान हो रहा है उसको मजीद फरोग देना है, या टकराव पैदा करके बल्दियाती इलेक्शन आ रही है सिंध कार्ड इस्तेमाल करे, तकारीर 4 तकारीर पीपल्स पार्टी वाले नहीं छोड़ेंगे एमक्यूएम को, उधर से एमक्यूएम तकारीर करेगी, नहीं छोड़ेंगे पीपल्स पार्टी वालों को। देखिए एक बात समझें, जब सिंधियों को कोई तकलीफ होती है वो वफाक से मुतालबा करते हैं कि भाई हम 70%, 72% गैस देते हैं, 58% पेट्रोल देते हैं, कोयला देते हैं, बंदरगाह देते हैं, हमें अपना शेयर दिया जाए। आम सिंधी बोलने वाला कभी नहीं कहता, आम और सिंधी पॉलिटिकल लीडरशिप कभी नहीं कहती कि वो कहें कि हमारा माल फला गुजरांवाला का, फैसलाबाद का, चीचों की मलियों का बंदा आके खा गया है, सरगोदा का बंदा खा गया है। वो कहते हैं वफा की हुकूमत। आपके साथ अगर कोई ज्यादती कहीं भी है, आप सूबाई हुकूमत से मांगे हिस्सा, आपको हिस्सा नहीं मिल रहा, आप लाखों लोग लाके पुरअमन धरना देके बैठ जाएं, वायलेंस के बगैर एहतजाज करें, मुजाहरे करें, इलेक्शन के जरिए मैंडेट हासिल करें, इलेक्शन के जरिए मैंडेट हासिल करके कौमी असम्बली के रुकन बन के फिर अपने अजीजों अकारब को नवाजने के लिए लंदन और न्यूयॉर्क में मिलकतें बनाने के लिए काम न करें। एमक्यूएम का गन्ने पे कहा था, लोअर मिडिल क्लास के लोग आए हैं, गन्ने का रस निकाल रहे हैं, वो गन्ने के रस निकालने वालों को एक इधर से 30 सितंबर को एक शख्स इस्तेमाल हुआ, उसने लोगों को मरवाया। 1 अक्टूबर को दूसरा गन्ने की मशीन से जूस निकालने वाला आपका बंदा इस्तेमाल हुआ और उन्होंने आके लोग मरवा दिए। तो वो गन्ने की मशीन चलाने वाले, पंचर बनाने वाले लोग वो अरबपति बन के आपके बैठ गए लंदन में, मैड्रिड में, स्पेन में, दुबई में, अबू धाबी में, और वो तो अरबपति बन गए और आम उर्दू बोलने वाला भूखों मर रहा है, आम सिंधी भूखों मर रहा है। तो जब आपको तकलीफ उसमें सिंध कहां से लाते हैं? आपको इख्तियार ना मिले सिंध, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में सिंध, ज़ियाउल हक साहब के दौर में सिंध, नवाज शरीफ साहब के दौर में सिंध, बेनजीर साहबा से इख्तिलाफ हुआ सिंध, आसिफ जरदारी साहब से इख्तिलाफ हुआ सिंध, इमरान खान साहब से इख्तिलाफ हुआ सिंध। यही इमरान खान था ना जिसके आने पे आपने पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान के किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए देखा है? एएनपी ने कहा है कि कोई शख्स आए इमरान खान केपीके में ना आए, अयाज लतीफ पली जो ना आए कोयटा में? सुना है कभी किसी से कि अयाज लतीफ पली जो पिंडी ना आए? मैं टोबा टेक सिंह जाकर रैली आज निकालता हूं, मैं जाता हूं वहां पे फैसलाबाद में, मैं जाता हूं मुल्तान में, मुझे तो किसी ने नहीं कहा अयाज लतीफ अली जो क्यों आए हो, बल्कि वेलकम करते हैं, अजरक पहनाते हैं, मुझे आके मोहब्बत से गले लगाते हैं। टोबा टेक सिंह में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, सरगोदा में, लायलपुर में, इन इलाकों में मोहब्बतें देते हैं। लाहौर में इस्तकबाल होता है, अल उमरा में मैं खिताब करता हूं। आपने उसी रस्म शुरू कर दी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएगा 12 मई को, इमरान खान कराची में नहीं आ सकता, जमा इस्लामी वाले आके दिखाओ। आपके लीडर जियो और ARY और समा और एक्सप्रेस पे कहते हैं जरा कराची आओ ना। ये बाल ठाकरे वाली कौन सी जुबान इस्तेमाल करते हो भाई मेरे? जरा कराची आओ तो तुम्हें देखते हैं। बोरी तैयार है, वफा की वजीरों को मैसेजेस, बोरी तैयार है। इसके नतायज भुगत रहे ना, और आपके साथ आम उर्दू बोलने वाले भुगत रहे। आम उर्दू बोलने वालों का आपने जीना दोभर किया, हो तबाह कर दिया। एक पढ़ी लिखी बरादरी को, पढ़ी लिखी कम्युनिटी को, एक काबिल कम्युनिटी को, जिनके इंजीनियर्स थे, जिनके दानिश्वर थे, जिनके अहले कलम थे, जिनके पास जमीलुद्दीन आली जैसे शायर थे, जिनके पास इब्ने इंशा जैसे शायर थे, तहकीकदान थे, हकीम सईद जैसे रिसर्चर्स थे, उनको अपने कनकट्टा, टुंडा, मंडा, कमांडो, माधुरी, इस किस्म के लोग बना दिए पढ़े लिखे लोगों को। ये पढ़े लिखे लोग फिर अपना उरूज हासिल करेंगे, मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि उर्दू बोलने वाले अपनी जमीन पर, ये उनकी जमीन है, सिंध उर्दू बोलने वालों का है। मैं अयाज लतीफ पली जो सबके सामने पब्लिकली कहता हूं, सिंध, पूरा सिंध, कराची नहीं, पूरा सिंध उर्दू स्पीकिंग, पूरा सिंध सिंधियों का है। हम और आप भाई हैं आपस में, हम आपस में दस्तो गिरेबान ना हो, कंधा कंधे में मिला के चलाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूं उर्दू स्पीकिंग लीडरशिप को कि बाहर आए,
फिर एमक्यूएम जो तशद्दुद के लिए माहौल तैयार कर रही है बल्दियाती इलेक्शन से पहले, ये एक हैं, सिंधी नुमाइंदे और उर्दू नुमाइंदे एक हैं। ये रात को मीटिंग्स में, डिनर्स में और सुरूर और रक्स की पार्टीज में साथ होते हैं और फिर एक दूसरे को कंधा मार के कहते हैं कैसा बेवकूफ़ बनाया, कैसा जाहिल बनाया लोगों को, और दिन को एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। आम उर्दू बोलने वाले बाहर निकलो। आज जब मैंने कहा कि मैं लाइव आऊंगा तो आप समझ रहे होंगे कि मैं वार्निंग दूंगा, हम यूं कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, समंदर लाल कर देंगे, निकाल देंगे। कोई ऐसी बात नहीं करनी। उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, भाइयों के साथ ऐसी बात होगी क्या? एक प्रोवोकेटर, एक एजेंट, एक गद्दार आकर अपनी कम्युनिटी की तरफ से दूसरे पे हमलावर हो तो उसके मंसूबों को कामयाब करूंगा मैं कि मैं उसकी आड़ में तमाम उसकी बरादरी के लोगों को कुछ कहूं? मैं बेवकूफ़ हूं? मैं पागल हूं? मैं कोई एमक्यूएम हूं? इसलिए उर्दू बोलने वाले बाहर आए, वायलेंस की और दहशतगर्दी के तमाम साजिशों को नाकाम बनाएं, कराची को इल्म का गहवारा बनाएं, कराची को ऑन करें, लाड़काना को ऑन करें, सक्खर, कंदकोट, शिकारपुर, नौशहर, मोरो सबको ऑन करें, उमरकोट को, कोट गुलाम मोहम्मद को, इन सबको अपना शहर कहें। आए, इन्वेस्ट करें। मैं दावत देता हूं उर्दू स्पीकिंग भाइयों को, आए स्कूल आके खोलें डिगड़ी में, आए छोटी छोटी बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाएं, आए आके रानीपुर में बनाएं, कुंभ में बनाएं, आए वहां पे नई नई इमारतें तामीर करें, आए वहां दूध का कारोबार करें, आए वहां पे केटल फार्मिंग करें, पोल्ट्री फार्मिंग करें, आए ड्रिगबाला पे आए गोरख पे आए कारोबार करें। और मैं सिंधियों को कहता हूं अपने तख्तगाह में, अपनी शहरग में, अपने हजारों सालों के खत्ते सरजमीन, अपने फख्र कराची में आए, वहां के आबाद हों। इस 2019 में लाखों करोड़ों की तादाद में सिंधी आए, अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों के साथ, अपने पश्तून, पंजाबी, सराइकी, बलोच, अपने तमाम भाइयों के साथ मिलकर कराची को आलमी इक्तिसादी हब बनाएं, कारोबार का, बिजनेस का, तालीम का, साइंस का। और मैं एमक्यूएम को गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने टकराव को सिंधियों के खिलाफ इस्तेमाल मत करें। पीएसपी ने, मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी ने संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कुछ दिनों से। अब उनको भी देखना है, हमें ये देखना है कि बाजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब भी बहुत अच्छी बातें करते थे आगाज़ के दिनों में। हमारे सिंधी लीडर कुछ समझते थे कि जो नवाब मुजफ्फर ने देग चढ़ाई है उसका ढक्कन अल्ताफ़ हुसैन साहब उतारेंगे। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कलाबाजी खाई और फिर वो चले गए हमारे भाई दूसरी आलमी एजेंसियों की गिरफ्त में, और उनके चलने पे चल के पाकिस्तान के खिलाफ वो शुरू हो गए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी जो नई लीडरशिप कराची से इमर्ज हो रही है, पीटीआई की, जैदी साहब, वाउडा साहब, इमरान इस्माइल साहब, आरिफ अलवी साहब, नवाज लीग की लीडरशिप, सलीम जिया साहब, नियाल हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, पटेल साहब, ये तमाम लीडरशिप, लीडर दोस्तान, ओवैस नूरानी साहब, सरवत एजाज कादरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तमाम निकलकर सिंध को तकसीम के आड़ में पाकिस्तान में वायलेंस पैदा करने, पाकिस्तान में टकराव पैदा करने की साजिश को नाकाम बनाएं। उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग एक दूसरे के करीब आए, आपस में रिश्ते करें, रिश्ते दें एक दूसरे को। हमारे लड़कियों और लड़कियों को और लड़कों और लड़कियों को इजाज़त दें कि वो क्रॉस कल्चरल शादियां करें, आपस में जुड़ें, एक डेस्क पे बैठकर साथ एनईडी में भी पढ़ें और सिंध यूनिवर्सिटी में भी पढ़ें। मैं दावत देता हूं उर्दू स्पीकिंग भाइयों को कि वो सिंध यूनिवर्सिटी में, महरान में, कायदे अवाम में, शाह लतीफ़ में दाखिला लें। उनके साथ कहीं उर्दू स्पीकिंग के बच्चे के साथ कोई ज्यादती हो, शाह लतीफ़ में, कायदे अवाम पे, कराची में, हैदराबाद में, किसी जगह, मैं उनके साथ वाइस चांसलर से मिलने जाऊंगा, मैं उनके साथ उस जिले के एसएसपी के पास मिलने जाऊंगा। सारा सिंध आपका है, सारा पाकिस्तान आपका है, इसको ऑन करें। आलमी ताकतों के हिदायतों पर चलने से इनकार करें। सिंध में मजीद दहशतगर्दी फैलाने की साजिशों को नाकाम करें। सिंध मेरा है, आपका है, सिंध पाकिस्तान का है। 5000 साल से हमारी धरती, हमारा वतन हमारा है। दूल्हे दरिया खान और होशू और शाह इनायत और मखदूम बेवल और दो सूमरों की कुर्बानियों का नतीजा है। यह अरगोनों, मुगलों, पोर्चुगेज़ों, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी जदोजहद का नतीजा है कि सिंध पे हम ज़मीन पे खड़े हैं और अभी तक हमें कोई अपने वतन में शिकस्त नहीं दे सका। बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा हम सिंधियों को ठीक कर देंगे, सिंधियों को निकाल देंगे, सिंधियों को मार देंगे। 7 करोड़ सिंधियों को कोई नहीं मार सकता। और जब उर्दू बोलने वाले भाई भी उनके साथ जुड़े होंगे, 22 करोड़ पाकिस्तानी भी जुड़े होंगे, हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान इस वक्त इक्तिसादी बहरान में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ चारों तरफ से दुश्मन हमले आवर हैं। सीपेक निशाना बन रहा है। आईएमएफ आपको अपने टर्म्स पे डिक्टेट करवाना चाह रहा है। आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम और सीपेक के हवाले से वो आपको जकड़ रहे हैं। इन हालात में आप पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने के बजाय उनको एक दूसरे से टकराव में क्यों लाना चाह रहे हैं?
अकुल के नाखून लें, उर्दू बोलने वालों को इस्तेमाल करने की साजिश बंद करें और तारीखी तौर पर इस वतन के साथ जुड़कर सिंध को अपनी मां समझें। सिंध कोई मतरूका नहीं है। एवेक्यू के नाम पर आपको ज्यादा हिस्सा मिल गया। एवेक्यू के हवाले से लियाकत अली खान, एवेक्यू लैंड्स, एवेक्यू लॉज के हवाले से जो किसी सिंधी जमींदार की जमीन रहन भी रखी हुई थी किसी हिंदू सेठ के पास और वो बेचारा चला गया, तो उसकी जमीन जो 100 रुपए में रखी हुई थी वो भी एवेक्यू डिक्लेयर करके आपने दे दी लोगों को। हमारी जमीनें, सरकारी मिल्कियतें, हमारा हिस्सा सब पहले से ले लिया गया है। अरबों रुपए की हमारी प्रॉपर्टीज, खरबों रुपए की लूट ली गई। अब आप हमें कम से कम वो वापस नहीं दे सकते तो हमारे जख्मों पे नमक पाशी न करें। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों ने कि हमने अंसार वाला किरदार अदा किया और अब अंसार को अपने वतन से दरबदर करने, उनसे, उनके मुंह से उनका निवाला छीनने की कोशिश तो न करें। हमें ऐसी मिसाल तो बनाने की कोशिश न करें कि दुनिया में कोई किसी मेहमान को रिसीव करने के लिए चश्मे बर्रार बन के न खड़ा हो कि मेरे मेहमान, ए मेरे तबाह किए हुए, बर्बाद किए हुए, दरबदर वतन से दूर मेहमान, आ मैं तुझे सीने से लगा लूं। वो मोहब्बत देने वाला, वो बाजू में जकड़ने वाला सीना और वो शख्स, उसको आप कुचलेंगे, उसको तबाह करेंगे। हजारों सालों तक कोई किसी को रिसीव नहीं करेगा, कोई किसी को प्यार नहीं देगा। फिर दूसरे हमारे लोग भी ये कहना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान आगे है। हमने तो मोहब्बतों से आपको बाजू में लिया है और हमें फ़ख्र है। हम समझते हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम समझते हैं कि आप हमारे बाजुओं का बल हैं और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आएँ, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, एक दूसरे के साथ प्यार करें। कोई धमकी न दें, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैं MQM की क़यादत को एक दफ़ा फिर दावत देता हूं कि आप मुहाजिर, मुत्तहदा, मुस्तकिल कलाबाजी किस्म के नामों से निकलें। आप पाकिस्तानी बने, आप सिंध के बेटे बने, आप सिंध में नफ़रतों की सियासत छोड़ दें। ये आर्जी चीज़ है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जटादार और मुस्तकिल रहने वाली चीज़ नहीं है। इसके नताइज आपको और हमें भी भुगतने होंगे, हमारी आइंदा जनरेशन्स को भी भुगतने होंगे। अपने आइंदा नस्लों के लिए ऐसा बीज बो के न जाएं कि हज़ारों सालों तक लोग जुड़ न सकें। जिस तरह इज़राइल में फ़लस्तीनी और अरब जुड़ते ही नहीं हैं, जिस तरह ताजिक, उज़्बेक और पश्तून नहीं जुड़ते अफ़गानिस्तान में माजी की गलतियों की वजह से, जिस तरह दुनिया के बहुत से इलाकों में वो टकराव बरकरार हैं जो सैकड़ों सालों से शुरू हुए। इस तरह बोस्निया और सर्बिया की हालत आपने देखी। इस किस्म का खुदारा अपने बच्चों के लिए माहौल पैदा न करें कि आप और हम चले जाएं और हमारे पोते और नवा से भी टकराव का निशाना होते रहें। ऐसा बीज न बोएं कि हमारी आइंदा नस्लें, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें मुड़कर देखें और यूट्यूब पे और डेली मोशन पर और सोशल मीडिया पे हमारी तकारीर और हमारी बातें देखकर कहें कि ये वो लोग थे जिन्होंने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया, जिन्होंने हमारे शहरों, हमारे मुल्क, हमारे सूबे को तबाह कर दिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधी जिंदाबाद, उर्दू स्पीकिंग जिंदाबाद, पंजाबी, पश्तून, बलोच सब जिंदाबाद। आम उर्दू बोलने वाले जिंदाबाद जो वतन के साथ जुड़े हुए हैं। आम सिंधी जिंदाबाद जो लाखों की तादाद में कराची आ रहे हैं। वो तमाम लोग जिंदाबाद जो पाकिस्तान में नफ़रतों की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं। हम एक हैं, आप हमें तकसीम नहीं कर सकते। सिंधी और उर्दू बोलने वाले साथ रहेंगे, हज़ारों सालों तक रहेंगे। सिंध और पूरे पाकिस्तान को एक कामयाब तरीन, एक इंतहाई फराखदिल, इक़्तिसादी तौर पर वायबल, टेक्नोलॉजी और साइंस में आगे बढ़ता हुआ खित्ता, सरजमीन और मुल्क बनाएंगे। शुक्रिया।